नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर में सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी ने 5 नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई और वहीं जस्टिस फरजंद अली, जस्टिस सुदेश बंसल, जस्टिस अनूप कुमार दंड, जस्टिस विनोद कुमार भरवानी, जस्टिस मदन गोपाल वैसे और छत्तीसगढ़ से स्थानांतरण होकर आए जस्टिस एम श्रीवास्तव को शपथ दिलाई गई। और शपथ ग्रहण के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यपीठ और जयपुर बेंच के सभी जस्टिस समारोह में मौजूद रहे और जयपुर बेंच के सभी न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह में सम्मिलित हुए। और वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महाधिवक्ता MS सिंघवी सहित सभी अतिरिक्त महाधिवक्ता मौजूद है और इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सभी पदाधिकारी और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष समारोह में मौजूद रहे। और वहीं हाईकोर्ट को 6 नए जज मिलने से अब राजस्थान में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। हालांकि 27 पद भरने के बाद अभी भी 23 पद खाली हैं। और वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकरणों का भारी दबाव है और जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में जून 2021 तक मुकदमे की संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुंच गई है। और नए जजों की नियुक्ति के बाद यह आशा जताई जा रही है कि अब लंबित वाद के निस्तारण में तेजी आएगी। और वहीं राजस्थान में इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की छूट मिल गई, लेकिन नियम विरुद्ध पटाखे बेचने और जलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्थान सरकार ने इस बारे में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी थी और इसके तहत नियम विरुद्ध पटाखे बेचने पर 10,000 रुपए और चलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और दिवाली पर सरकार ने पटाखे छोड़ने के लिए 2 घंटे का समय तय किया है और इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे और नियमों का उल्लंघन ना हो इसके लिए सरकार निगरानी की व्यवस्था करेगी। और वहीं राजस्थान सरकार ने दीपावली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है और इसके तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के NCR क्षेत्र को छोड़कर दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक 2 घंटे ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी गई। और इसके साथ ही क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखों के चलाने की अनुमति दी गई। वहीं गृह विभाग ने इस संबंध में पहले भी आदेश जारी किए थे और उसके बाद शनिवार को संशोधित आदेश जारी किए गए। और जिस शहर में एयर क्वालिटी पुअर या उससे खराब है वहां आतिशबाजी पर रोक रहेगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट और NGT के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी है। और वहीं ग्रीन पटाखों का प्रमाणन केंद्र सरकार की एजेंसी CSIR नीरी की ओर से दिया जाता है और राज्य में 12 पटाखा उत्पादकों को यह प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और इन उत्पादकों को PESO से पटाखा बनाने के लिए लाइसेंस भी लेना होता है और राज्य के 9 उत्पादकों के पास PESO से लाइसेंस है। और वहीं रीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं अभ्यर्थी है और ऐसे में वो सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दाखिल करे और इस मामले में जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है। और जस्टिस गोवर्धन की खंडपीठ में याचिकाकर्ता भागचंद शर्मा ने याचिका दायर करके रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने और पूरी भर्ती की जांच CBI से कराने की मांग की थी। और इससे पहले सिंगल बेंच 6 अक्टूबर को मधु नागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब तलब कर चुकी है और उसकी अगली सुनवाई जो है वो 27 अक्टूबर को होगी। और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवक्ताओं ने कहा कि नीट PG के मामले में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि लीकेज की वजह से पूरी भर्ती को निरस्त नहीं किया जा सकता। और बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि बोर्ड और राज्य सरकार भर्ती की गंभीरता को समझते हैं और यही वजह है कि पेपर के दिन ही पेपर आउट करने के वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और वहीं पूरे मामले में अभी भी गिरफ्तारियां जारी है। वहीं याचिकाकर्ताओं को भी राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद ही पेपर लीक होने की सूचना लगी और ऐसे में राज्य की एजेंसियां बेहतर काम करें और मामले में CBI जांच का कोई औचित्य नहीं बनता है।
वहीं रीट भर्ती परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 26 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी और इसमें करीब 14 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी और परीक्षा के दौरान गंगापुर सिटी में पेपर लीक की पहली एफआईआर दर्ज भी हुई थी। वहीं राजस्थान में सरकारी स्कूलों में छात्रों से छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। झुंझुनू और सीकर जिले में छात्रों के साथ हुई घिनौनी हरकतों के बाद जालोर में एक शिक्षक ने महिला प्रिंसिपल की मौजूदगी में छात्रा पर गंदी नजर डाली और आरोपी शिक्षक ने छात्रा को मार्कशीट देने के लिए इशारा कर अलमारी के पीछे बुलाया और कपड़ों के बहाने अश्लील फप्तियां कसते हुए अश्लील इशारे किए। और वहीं छात्रा का आरोप है कि इस दौरान शिक्षक ने गलत तरीके से छात्रा को छूते हुए दोस्ती करने और अवैध संबंध बनाने की बात कही। और वहीं पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और वहीं जानकारी के अनुसार घटना छेकड़ा थाना इलाके के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है और वहां 30 सितंबर को स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में ही अध्यापक ने 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान प्रिंसिपल भी ऑफिस में थी, लेकिन अध्यापक सुनील कुमार ने अलमारी के पीछे बुलाकर छात्रा का उत्पीड़न किया और पीड़िता मार्कशीट और टीसी लेने स्कूल गई थी। और पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने 30 सितंबर को परीक्षा प्रभारी और वरिष्ठ शिक्षक सुनील कुमार के पास जाकर अंक तालिका मांगी थी और आरोपी शिक्षक कक्षा छोड़कर उसे प्रिंसिपल रूम में ले आया और उस समय प्रिंसिपल कंप्यूटर पर कार्य में व्यस्त थी और आरोपी ने मार्कशीट के लिए इशारा कर अलमारी के पीछे बुलाया और वहीं कपड़ों के बहाने अश्लील फप्तियां कसते हुए आंखों से अश्लील इशारे किए। और वहीं पुलिस को दी रिपोर्ट में छात्र ने यह भी लिखा कि जालोर जिले का बालिका उच्च शिक्षा में पिछड़ने का एक मुख्य कारण स्कूलों में सुनील कुमार जैसे व्यभिचारी का होना है, जिनकी वजह से कई छात्राएं बीच में स्कूल छोड़ देती हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं कोचिंग सिटी कोटा से सटे बूंदी जिले के कोचरिया गांव में दिवाली से पहले ही दिवाली मनाई जा रही है और यहां आजादी के 74 साल बाद 2 दिन पहले ही पहली बार बिजली का पहला बल्ब जला है और गांव में बिजली देखकर ग्रामीण फूल नहीं समाये और नाच गाकर इसका जश्न मनाया। और 40 घरों की आबादी वाले इस गांव में अब 15 घरों में विद्युत कनेक्शन भी जारी हो चुके हैं और वहीं शेष घरों को भी जल विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाएगा। और बिजली के अभाव में यहां अपनी बेटियों को ब्याने में कतराते थे। इसके कारण युवाओं की शादियों में भी काफी अड़चनें आ रही थी। और सरपंच कांति बाई ने बताया कि कोचरिया गांव में करीब 40 घर है और इस गांव में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं थी और ग्रामीण लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सभी तरह के प्रयासों के बावजूद राहत नहीं मिल रही थी। और बिजली नहीं होने के कारण रोजमर्रा का जीवन तो प्रभावित हो ही रहा था और बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आती थी। और गांव में बिजली नहीं होना युवाओं की शादी में बड़ी अड़चन भी बन रहा था। और इसी समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने करीब 3 महीने पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी पीड़ा से अवगत कराया और इस पर स्पीकर बिरला ने आश्वस्त किया था कि वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और इसके बाद उन्होंने सभी तकनीकी बाधाओं को दूर करवाया, जिससे गांव में 2 दिन पहले शनिवार को विद्युत लाइन पहुंच गई और पहला बल्ब जला। और वहीं अब रात के समय घरों को रोशन होते देख ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी के साथ संतोष भी है और उन्होंने सालों पुरानी इस मांग के पूरे होने पर शनिवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय में पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष बिरला का आभार भी जताया। और वहीं बेसवाता कला के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में धमकाने और मोबाइल से डिजिटल सबूत मिटाने वाली दोनों महिला शिक्षकों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और वहीं महिला टीचर सुनीला और सुमित्रा दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और वहीं मुख्य आरोपी प्रिंसिपल केशव यादव को भी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और वहीं पुलिस ने दोनों महिलाओं को छात्रा के मोबाइल से डाटा डिलीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और वहीं दोनों महिला शिक्षकों ने रेप की वारदात की जानकारी होने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और जिसके चलते थानाधिकारी भजना राम ने बताया कि दोनों शिक्षिकाओं के ने छात्रों की आपबीती सुनने के बाद भी उसकी सहायता करने की बजाय उसे डराया और सबूत मिटाए थे।
और वहीं आरोपी हेडमास्टर ने पूछताछ में कई खुलासे भी किए और आरोपी ने बताया कि 3 महीने पहले बच्ची से ऑनलाइन संपर्क में आया था और उसके बाद 5 अक्टूबर को सुबह सुबह ही स्कूल की क्लास में बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात कर डाली और वारदात से पहले जब स्कूल खुले तो बच्ची से मोबाइल पर चैट करने लगा और अश्लील बातें करते हुए बच्ची को अश्लील फोटो भेजने लगा और बच्ची को अपने जाल में फंसाकर 5 अक्टूबर को उसके साथ क्लासरूम में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। और वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 23 अक्टूबर को होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के कारण 23 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की ओर से होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित करने के कुलपति ने आदेश दिए और छात्र संगठन NSUI ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से पटवारी परीक्षा के दिन यूनिवर्सिटी एग्जाम स्थगित करने की मांग रखी थी और पटवारी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर 2021 को होंगी और इसके कारण यूनिवर्सिटी की ओर से स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तारीख बाद में फिर से जारी की जाएगी। और वहीं कुलपति के आदेश की पालना करते हुए परीक्षा नियंत्रक राकेश राव ने सोमवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है और आदेश में कहा गया है कि कुलपति के आदेश की पालना करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 23 अक्टूबर को पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के कारण 23 अक्टूबर को होने वाली विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं स्थगित की जाती है और स्थगित परीक्षाओं के आयोजन की अगली तारीख अलग से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जल्द ही घोषित की जाएगी। और वहीं उदयपुर वाटी कस्बे में करीब 10 दिन पहले बिहार से ब्याह कर लाई गई दुल्हन ने पति सहित ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद दुल्हन ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी की सतर्कता से वो अपने 2 साथियों के साथ पकड़ी गई और तीनों को पुलिस को सौंप दिया गया और पूछताछ में सामने आया कि लुटेरी दुल्हन 5 बच्चों की मां है। और वहीं पीड़ित परिवार ने इस संबंध में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं जानकारी के अनुसार उदयपुर वाटी के भाटावाला की ढांडी निवासी मुकेश सैनी की शादी नहीं हो रही थी और उसके बड़े भाई जगदीश के रिश्तेदार इंद्रपुर निवासी शंभू सैनी ने उसकी बिहार की युवती से शादी कराने की बात कही। वहीं शंभू उसे अपने परिचित चला निवासी कृष्णा के पास ले गया और वहां से वो बिहार के छपरा जिले के गांव में पहुंचे। वहां युवती अनीता के परिजनों ने शादी के नाम पर मुकेश से 2 बार से 1.5 लाख रुपए लिए और बाद में शादी कर अनीता को उनके साथ भेज दिया। और वहीं उदयपुर वाटी थानाधिकारी मुनीशी मीणा ने बताया कि पुलिस को रविवार देर रात को सूचना मिली थी कि इलाके के वार्ड नंबर 33 में रहने वाले मुकेश के परिवार में 4 सदस्य बेहोश पड़े और सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिवार के सभी सदस्यों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और वहां चिकित्सकों ने सभी की हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर कर दिया और सीकर अस्पताल से भी चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर सभी को जयपुर रेफर कर दिया। क्या आपने कभी नीले या हरे रंग का कुकुर देखा? अगर होली के त्योहारों को छोड़ दें तो शायद नहीं। और कुकुर का नाम सुनकर कई लोगों के मन में प्यार आता है और कई लोगों के मन में गुस्सा। और इसके अलावा कुकुर दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जिसे सबसे ज्यादा प्यार, गाली और तिरस्कार मिलता है। और दुनिया में एक शहर ऐसा है जहां पर नीले और हरे रंग के कुकुर देखने को मिल रहा है। और इन कुकुरों का रंग क्या जन्म से ही ऐसा होता है या फिर कोई और वजह है? ऐसे तमाम सवाल के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने कई रंगों, फरों, आकार, बाल और व्यवहार के लिए प्रसिद्ध कुकुर देखे होंगे, लेकिन रूस के एक शहर में नीले और हरे रंग के श्वान देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि उनका यही रंग था। आपको बताते चले, माना जाता है कि वो पहले भूरे या किसी अन्य रंग के रहे हो, लेकिन धीरे धीरे उनका रंग नीला या हरा होने लगा। और वहीं आपको ये भी बता दें कि कुकुर का नाम सुनकर कई लोगों के मन में भरोसे और वफादार की बातें घूमने लगती हैं। ये भी हकीकत है, श्वान अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार होते हैं। श्वान दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जिसे सबसे ज्यादा प्यार, गाली और तिरस्कार मिलता है। रंग बदलने जैसी घटना 4 साल पहले भारत में भी घट चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को से 370 किलोमीटर पूर्व दिशा में जिराजिस नाम का शहर है। सरकार मीडिया संस्थान रिया नोवोस्ती ने रिपोर्ट की है कि ये नीला और हरा रंग कुकुर के ऊपर नुकसानदेह रसायनों की वजह से चढ़ा। ये श्वान एक खाली पड़े केमिकल प्लांट में मौजूद रसायनों की वजह से अपना रंग बदल रहे हैं।
इस बात को लेकर कुकुर और जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी अब आवाज उठाने लगी। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार केमिकल प्लांट अपने फ्लेकी क्लास और हाइड्रोक्सिक एसिड का उत्पादन करता था, जिसकी वजह से वहां के पानी में हाइड्रोजन साइनाइड मिल गया। ये एक बेहद जहरीला रसायन है जो कई तरह के घातक पॉलीमर्स को आगे बढ़ाने का काम करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुकुर के फर यानी उनके झबरीले बाल पर जिस रसायन की वजह से रंग बदला है वो कॉपर सल्फेट है। ये एक ऐसा अकार्बनिक रसायन है जिसकी वजह श्वानों के फर का रंग बदल गया। इस रसायन का उपयोग कई तरह के उद्योगों प्रक्रियाओं में होता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं कर पाए कि श्वानों पर नीला रंग चढ़ने की सही वजह आखिर क्या है, लेकिन आपको बताते चले श्वानों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल कंपेनियन ऑफ एनिमल्स नाम की संस्था की वाइस प्रेसिडेंट केली ओमारा ने कहा है कि यह एक खास तरह का डाई है जिसके सीधे संपर्क में आने की वजह से श्वानों का रंग बदल गया, साथ ही उनके ऊपर जहरीला प्रभाव भी पड़ने लगा। आपको बताते चले इससे श्वानों की त्वचा में जलन, खुजली और शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग होती है, जिससे कई कुकुरों की मौत हो चुकी है। रिया नोवोस्की के अनुसार इस केमिकल प्लांट को साल 2015 में बंद कर दिया गया था क्योंकि यह दिवालिया घोषित हो गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने प्लांट के चारों तरफ घेराबंदी कर दी ताकि कुकुर वहां तक पहुंच न सके। जिरस्टिक के स्थानीय प्रशासन ने ऐसे सभी नीले और हरे रंग के श्वानों को जानवरों के डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेज रखा है। जानवरों की यह क्लिनिक जिरजिस्क से करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित निजनी नोवोग्रोड में है। केली ओमारा ने कहा है कि अभी तक रूस की सरकार की तरफ से कुकुर को लेकर किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया, न ही केमिकल प्लांट पर किसी तरीके की कार्रवाई की गई। रूस में आवारा कुकुर को लेकर भी किसी तरीके की कल्याणकारी नीतियों को भी नहीं बनाया गया, जबकि इनकी आबादी रोकने के लिए क्रूरतापूर्ण तरीके से अपनाए जा रहे हैं प्रयास। केली ने कहा है कि श्वानों की नसबंदी करने के तौर तरीकों को रूस में अब बदलना ही होगा। आवारा कुकुरों को हादसों और अपराधों से बचाना बेहद जरूरी है। श्वानों के नीले रंग में बदलना एक औद्योगिक हादसा और अपराध दोनों है। इसके लिए रूस की सरकार को कड़े कदम उठाने की बेहद जरूरत। इस अपराध के लिए प्लांट के मैनेजर आंद्रे मिसलियट्स जिम्मेदार हैं। उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कुछ साल पहले भी श्वानों का रंग बदला था। केली का मानना है कि यह इलाका बर्फीला है, यहाँ पर रसायन जल्दी खत्म नहीं होता। अब श्वान बर्फ में खेलते हैं, इसी खेलकूद के दौरान माना जाता है कि वो रसायनों से लिपटे बर्फ में गए होंगे, जिसकी वजह से उनका रंग नीला हो गया। अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो इस इलाके के सारे श्वानों का रंग नीला हो जाएगा। शहर के सभी आवारा कुकुरों की सेहत की जांच करानी चाहिए और प्लांट के बचे हुए रसायन को साफ करना चाहिए। इससे पहले आपको बताते चले साल 2017 में भारत के मुंबई में नीले रंग के श्वान नजर आए थे। ये श्वान उस नदी में नहाकर निकले थे जिनमें एक स्थानीय फैक्ट्री द्वारा क्लोराइड भारी मात्रा में फेंका गया। हालांकि बाद में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। ये घटना मुंबई तालोजा इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित कसादी नदी की है। घटना अगस्त के महीने में दर्ज की गई थी। स्पेशल डेस्क आरएनए। भारत में कई ऐसी जगह हैं जो देश और विदेश के पर्यटकों को खूब भाती है और भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है और इन्हीं जगहों में शामिल है हिमाचल प्रदेश का दुर्गम जिला लाहौल स्पीति। यहाँ की बेहद खूबसूरत झीलें कब से आकर्षक केंद्र का है और वही माना जाता है कि यहाँ पर स्थित द मून लेक बेस्ट कैंपेनिंग साइट है। और द मून लेक के आकर्षक तथ्यों के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो न केवल भारत के लोगों को आकर्षित करते हैं बल्कि विदेशों से पर्यटकों को भी बेहद आकर्षित करते हैं। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। इन्हीं जगहों में शामिल है हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल स्पीति। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को खूबसूरत वादियां, ग्लेशियर और ऊंचे पहाड़ अपनी तरफ बेहद आकर्षित करते हैं। यहीं की बेहद खूबसूरत झीलें सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। माना जाता है कि यहाँ पर स्थित चंद्रताल झील बेस्ट कैंपिंग साइट है। यहाँ आकर पर्यटक अपने आप को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करते हैं।
इस झील को द मून लेक के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार चंद्रताल लेक समुद्र तल से लगभग आपको बताते चले 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दी के मौसम की शुरुआत होते ही यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यह स्थान 3 से 4 महीने तक के लिए बंद कर दिया जाता है। इस झील के पानी के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस झील की खासियत है कि इसका पानी दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। इस झील को मीठे पानी की झील के नाम से लोग जानते हैं। ये झील लाहौल स्पीति के स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी रखती है। आपको बताते चले, ये झील स्पीति और कुल्लू घाटी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये एक टापू पर है, जिसकी वजह से अर्ध चांद की तरह ये दिखाई देती है, जिसकी वजह से लोग इसे द मून लेक यानी कि चांदी की झील भी कहते हैं। इस झील का पानी इतना साफ है कि शीशे की तरह ये चमकता है। कहा जाता है कि झील का यह क्षेत्र कभी स्पीति और कुल्लू जाने वाले तिब्बत और लद्दाखी व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अब ये झील पूरी तरीके से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील तक 2 रास्तों से पहुंचा जा सकता है। पहला मनाली की तरफ से और दूसरा किन्नौर होते हुए वाया कुंजम दर्रे से। सड़क मार्ग के साथ साथ कुंजम दर्रे से ट्रैकिंग कर भी यहां पर आ सकते हैं। ये झील सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ लाहौल स्पीति के स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी रखती है। स्पीति वैली के करीब पहाड़ों से घिरे चंद्रताल लेक आने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच का है। यहाँ आने के लिए आपको एयरपोर्ट तक आना होगा। इसके बाद बस या कैब से चंद्रताल लेक जा सकते हैं। अगर आप भी द मून लेक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत सही है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।